वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, व्यावसायिक नियमन की रूपरेखा हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस के साथ ही इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के सिलेबस में भी शामिल है। ऐसे में बीकॉम कोर्स के दौरान ही यदि अच्छे से नोट्स बनाकर तैयारी करेंगे तो फ्यूचर के एग्ज़ाम में भी हम बेहतर लाभ ले सकेंगे। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है प्रस्ताव एवं स्वीकृति। प्रस्ताव जो है उसके बारे में देखते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में प्रस्ताव के लिए प्रपोजल शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अंग्रेजी राजनियम जो है उसमें इसके लिए ऑफर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके संबंध में जो परिभाषा है, अधिनियम की धारा 2A, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2A के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य प्रकट करता है कि उस दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त हो, तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव किया है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से कोई काम करना या न करना के संबंध में अगर अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है तो ऐसे को कहेंगे कि उसने प्रस्ताव रखा है। ठीक है, जिसे और अच्छे से आप देख लेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं हम प्रस्ताव के जो आवश्यक लक्षण हैं वो क्या है। तो दो पक्षकारों का होना प्रस्ताव के लिए पहला जो कंडीशन है वो है दो पक्षकारों का होना। पिछले वीडियो में हमने देखा है एग्रीमेंट के लिए कि दो पक्षकार का होना आवश्यक है। इसी तरह प्रस्ताव के लिए भी है कि अकेला व्यक्ति अपने आप से कैसे प्रस्ताव रखेगा, तो दूसरे व्यक्ति कम से कम दो पक्षकार होना आवश्यक है। प्रस्तावक द्वारा किसी कार्य को करने या न करने के विषय में इच्छा प्रकट करना। प्रस्ताव में क्या है, प्रस्तावक जो है, प्रस्ताव देने वाला जो है, किसी कार्य को करने के लिए या उससे विरत रहने के लिए, अलग रहने के लिए, नहीं करने के लिए उसको अपने संबंध में इच्छा जाहिर कर सकता है और प्रस्ताव रख सकता है। प्रस्तावक द्वारा दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य इच्छा का प्रकट करना। सामने वाले जो व्यक्ति है जिसके सामने हम प्रस्ताव रख रहे हैं उसकी इच्छा, उसकी सहमति के उद्देश्य से ही हम प्रस्ताव रख रहे हैं। तो आवश्यक है कि प्रस्ताव द्वारा दूसरे व्यक्ति की सहमति की प्राप्त करने के लिए ही हम प्रस्ताव रखेंगे। ये इसके आवश्यक लक्षण है। इसके बाद हम देखते हैं प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम। प्रस्ताव की जो शर्तें हैं वो निश्चित होनी चाहिए। पहला पॉइंट है हमारा, प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए। प्रस्ताव की जो सारी बातें हैं निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए। अनिश्चित जो प्रस्ताव हैं वो राजनियम की दृष्टि से प्रस्ताव नहीं होते हैं। प्रस्ताव निवेदन के रूप में होना चाहिए। प्रस्ताव देने वाला जो है, प्रस्तावक जो है, उसका अधिकार है कि वह प्रस्ताव को स्वीकार करने का ढंग निहित कर दे, किंतु आज्ञा के रूप में नहीं बल्कि प्रार्थना के रूप में होना चाहिए, निवेदन के रूप में होना चाहिए। प्रस्ताव का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए। प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से होना चाहिए। जब दो पक्षकारों के बीच कोई एग्रीमेंट होता है उसका उद्देश्य वैधानिक दायित्व करना नहीं बल्कि एक वैध अनुबंध नहीं हो सकता है ना। जब दो पक्षकारों के बीच ठहराव का उद्देश्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न करना ही नहीं होता है, वह वैध अनुबंध हो सकता है। तो वास्तव में उनका जो उद्देश्य है वैधानिक होना चाहिए। प्रस्ताव विशिष्ट अथवा सामान्य हो सकता है। प्रस्ताव क्या है, साधारण भी हो सकता है और विशिष्ट भी हो सकता है। जब कोई प्रस्ताव साधारण जनता के सामने, साधारण व्यक्ति के अनिश्चित समूह के सामने करते हैं तो सामान्य प्रस्ताव है। लेकिन प्रस्ताव जब किसी निश्चित व्यक्ति, किसी व्यक्तियों के निश्चित समूह के सामने रखा जाता है तो उसको विशेष प्रस्ताव कहते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए करेंगे, पर्सन के लिए करेंगे तो विशेष है, और आम पब्लिक के लिए अगर कोई ऑफर कर रहे हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं तो ये सामान्य प्रस्ताव है। प्रस्ताव की संसूचना आवश्यक है। इसके संबंध में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि संसूचना आवश्यक है। प्रस्ताव की संसूचना उस व्यक्ति को अवश्य होनी चाहिए जिसके सम्मुख हम रख रहे हैं, उसको जानकारी होनी चाहिए, सूचना होनी चाहिए। प्रस्ताव अभिव्यक्त और गर्भित हो सकता है। इसके बारे में भी हमने पिछले जो प्रकार हैं ठहराव के उसमें भी पढ़ा है। अभिव्यक्त क्या होता है और गर्भित क्या होता है। अभिव्यक्त ऐसा है जो स्पष्ट शब्दों में उल्लेख हो, लिखित या
मौखिक रूप में हो, और गर्भित वह है जो लिखित या मौखिक रूप में नहीं होता है, बल्कि उसको आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो ये इसके संबंध में कुछ वैधानिक नियम है। इसके बाद हम देखते हैं स्वीकृति क्या चीज़ है। स्वीकृति जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है अपनी सहमति प्रदान कर देता है तो वह प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है। प्रस्ताव स्वीकृति के बाद ही ठहराव वचन जो एग्रीमेंट है उसका रूप धारण करेगा। एग्रीमेंट कब होगा? जब एक व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा और दूसरे व्यक्ति ने उस पर सहमति और स्वीकृति दे दी, तभी वो एग्रीमेंट बनेगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2B के अनुसार जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर देता है तो यह कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। तो ये प्रस्ताव स्वीकृति के संबंध में इसकी जो परिभाषा है अनुबंध अधिनियम की धारा 2B, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं कि स्वीकृति संबंधी जो वैधानिक नियम है वो क्या है। तो पहला है स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम क्या है कि यह पूर्ण और शर्त रहित होना चाहिए। इसमें कोई शर्त लगा के हम प्रस्ताव ना करें, तो इसमें शर्त रहित होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा निश्चित किए हुए ढंग से होनी चाहिए। साधारणतः क्या होता है, प्रस्ताव जो दे रहा है प्रस्तावक, वो जिस ढंग से दे रहा है, जिस भाव से दे रहा है, उसी ढंग से उसी भाव से हमको स्वीकृति करनी होती है। स्वीकर्ता जो होता है, स्वीकारकर्ता जो होता है, उसको प्रस्ताव की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो प्रस्ताव के संबंध में स्वीकारकर्ता को स्वीकर्ता को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी वह उसे स्वीकार कर सकता है। अपूर्ण जानकारी के संदर्भ में वो प्रस्ताव वैध नहीं माना जाएगा और स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठेगा। स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए जिससे प्रस्ताव किया गया है। स्वीकृति कोई थर्ड पर्सन से नहीं होना चाहिए, बल्कि जिससे स्वीकृति चाही गई है, सहमति चाही गई है, उसके द्वारा ही स्वीकृत होना चाहिए। स्वीकृति स्पष्ट अभिव्यक्ति या गर्भित हो सकता है। तो प्रस्ताव के बारे में पढ़े हैं, ठहराव के एग्रीमेंट के बारे में पढ़े हैं, वैसे ही स्वीकृति भी स्पष्ट अभिव्यक्त और गर्भित हो सकती है। स्वीकृति का संवहन संसूचन आवश्यक होना चाहिए। इसके संबंध में भी हमने पिछले 2 टॉपिक पढ़ा है, प्रस्ताव के संबंध में और ठहराव एग्रीमेंट के संबंध में, कि संसूचना आवश्यक है। आपने मन से ही एक्सेप्ट कर दिया, सामने वाले को इसकी जानकारी नहीं दी, तो यह स्वीकृति नहीं कहलाएगा। शर्तों का पालन एवं प्रतिफल प्राप्ति पर स्वीकृति। यदि कोई स्वीकारक जो है, स्वीकर्ता जो है, प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करता है और पारस्परिक वचन के लिए प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए गए प्रतिफल को भी स्वीकार करता है, तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाएगा। यदि प्रस्ताव के साथ कोई प्रतिफल भेजा गया है, उसको अगर स्वीकार कर लिया, तो यह माना जाएगा कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। तो इसके संबंध में वैधानिक नियम है, अपनी पुस्तक गाइड से और अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि लीगल शब्दावली है, थोड़ा सा कानूनी शब्द है, तो आपको अभी एक्सेप्ट करने में, थोड़ा सा इसको आदत बनाने में टाइम लगेगा। तो इसको बार बार आप पढ़ेंगे तो आपकी आदत होगी और बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से, हमारे इस साल के कोर्स की दृष्टि से ये सिलेबस में शामिल है। तो ऐसे शब्दों को हमको अपनी जानकारी में रखना भी होगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।